8 फैब के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स रिसेंटली। हाल ही में किसे डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का? फर्स्ट ऑप्शन एस दिव्या दर्शनी, सेकेंड ऑप्शन डॉक्टर सुदीप्ता घोष, थर्ड ऑप्शन प्रशांत कुमार मीणा एंड फोर्थ ऑप्शन कुमार सौरभ राज। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा एस दिव्या दर्शनी। ये एस दिव्या दर्शनी है 2010 में सिविल सर्विसेज में फर्स्ट रैंक आया था इनका। एंड एस दिव्या दर्शनी आईएएस ऑफिसर हैं 2011 बैच की और तमिलनाडु कैडर से बिलोंग करती हैं। अपॉइंट किया गया है इनको डायरेक्टर कहाँ का? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का। कितने ईयर के लिए? 5 ईयर्स के लिए। और डॉक्टर सुदीप्ता घोष को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर कहाँ पर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। और कितने टाइम पीरियड के लिए? 5 ईयर्स के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लोक अदालत। फर्स्ट स्टेटमेंट, नेशनल लोक अदालत आर कंडक्टेड मंथली एंड केसेस आर सेटल्ड इन ऑल कोर्ट्स ऑन अ सिंगल डे। तो राष्ट्रीय लोक अदालतें मासिक रूप से आयोजित की जाती हैं और सभी अदालतों में एक ही दिन में मामलों का निपटारा होता है। सेकेंड स्टेटमेंट, स्टेट लोक अदालत आर ऑर्गेनाइज्ड बाय लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज कमिटीज एज पर लोकल कंडीशंस एंड नीड्स। राज्य लोक अदालतें स्थानीय स्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार कानूनी सेवाओं के प्राधिकरण समितियों द्वारा आयोजित की जाती हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन नाइदर 1 नॉर 2, सेकेंड ऑप्शन बोथ 1 and 2 एंड थर्ड ऑप्शन ओनली 1, फोर्थ ऑप्शन ओनली 2। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो नेशनल लोक अदालत कंडक्ट किया जाता है, मंथली नहीं किया जाता है, क्वार्टरली किया जाता है। तुम्हारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया और सेकेंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2। तो नेशनल लोक अदालत स्कीम के बारे में जानेंगे और यहाँ पर जितना कंटेंट दिया गया है ये सभी राज्यसभा में रिटन आंसर के दौरान दिया गया। तो नेशनल लोक अदालत स्कीम, तो नेशनल लोक अदालत आर ऑर्गेनाइज्ड बाय लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन एट सच इंटरवल्स एज इट डीम फिट in order to reduce the pendency of cases in courts and also to settle the disputes at प्री लिटिगेशन स्टेज। तो लोक अदालतों का आयोजन विधिक सेवा संस्थानों द्वारा ऐसे अंतरालों पर किया जाता है जैसा कि वे उचित समझते हैं, ताकि अदालतों में जो लंबित मामले हैं उनकी संख्या को कम किया जा सके और विवादों को मुकदमेबाजी से पहले के स्टेज में ही निपटाया जा सके। और लोक अदालत आर वन ऑफ द इफेक्टिव मोड्स ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट resolution mechanism in reducing the burden on the courts which have received positive response from the public। तो लोक अदालतें अदालतों पर बोझ कम करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसको प्रभावी तरीकों में से वो एक है जिन्हें जनता से पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिलती है, फीडबैक मिलता है। एंड लोक अदालतें 3 प्रकार की होती हैं, राज्य लोक अदालतें, राष्ट्रीय लोक अदालतें और स्थायी लोक अदालतें। तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? रिड्यूस पेंडेंसी ऑफ केसेस इन कोर्ट्स एंड सेटल डिस्प्यूट एट प्री लिटिगेशन स्टेज, राइट। और कितने टाइप का? 3 टाइप्स का होता है, स्टेट लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत एंड परमानेंट लोक अदालत। तो स्टेट लोक अदालत ऑर्गेनाइज किया जाता है लीगल सर्विस अथॉरिटीज या कमिटीज के द्वारा एज पर लोकल कंडीशन एंड नीड्स के। तो स्टेट लोक अदालत आर ऑर्गेनाइज्ड बाय लीगल सर्विस अथॉरिटी एज पर द local condition needs for settlement of both pre-litigation and post-litigation cases। दोनों केसेस में स्टेट लोक अदालत ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, राइट, किया जाता है। एंड नेशनल लोक अदालत कब कंडक्ट किया जाता है? क्वार्टरली, ध्यान में रखना है, त्रैमासिक। सेटलमेंट ऑफ केसेस इन ऑल कोर्ट्स ऑन अ सिंगल डे पे हो जाता है सेटलमेंट। एंड नेशनल लोक अदालत आर कंडक्टेड क्वार्टरली फॉर सेटलमेंट ऑफ केसेस बोथ, ये भी दोनों स्टेज पे, प्री लिटिगेशन एंड पोस्ट लिटिगेशन पे। and in all courts from the Supreme Court of India to the तालुक कोर्ट्स on a single day। तो और एवरी ईयर, हर साल जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा है इशू करता है कैलेंडर ऑर्गेनाइज करने का, क्या? नेशनल लोक अदालत। तो इस बार 2025 में कब है? 8 मार्च, 4 बार होगा एक साल में क्योंकि क्वार्टरली होता है। तो 8 मार्च, 10 में, 13 सितंबर और 30 दिसंबर, ये 4 डेट है जब नेशनल लोक अदालत ऑर्गेनाइज की जाएगी।
और ये किसके द्वारा शेड्यूल किया जाता है डेट? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा के द्वारा, राइट। वही कैलेंडर इशू करता है नालसा। तो परमानेंट लोक अदालत जो होती है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट सेटअप इन मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड कंपल्सरी प्री लिटिगेटिव मैकेनिज्म फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो स्थायी लोक अदालतें जो है अधिकांश डिस्ट्रिक्ट में स्थापित स्थायी प्रतिष्ठान है जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों के डिस्प्यूट के निपटारे के लिए अनिवार्य पूर्व मुकदमेबाजी तंत्र प्रदान करते हैं, राइट। तो केसेस जो सेटल्ड हुए नेशनल लोक अदालत में और स्टेट लोक अदालत में, परमानेंट लोक अदालत में 2022 का है, 2023-24 और यहाँ पर 2024 और 25 में जो आंकड़े दिए गए हैं वो 24 नवंबर तक के हैं। तो ये अपने आंसर राइटिंग में आप लिख सकते हैं जब आप लोक अदालत लिखेंगे तब। और ये इन्फॉर्मेशन जो दिया गया बताया ही गया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स किसके द्वारा दिया गया? श्री अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा दिया गया। रिटर्न रिप्लाई दिया गया क्वेश्चन कहाँ पर? राज्यसभा में। कब दिया गया? 6 फैब को दिया गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ रशिया स्टेट स्पेस कॉर्पोरेशन रॉसकॉस्मोस। तो हाल ही में रूस के स्टेट स्पेस कॉर्पोरेशन रॉसकॉस्मोस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन यूरी बोरिसोव, सेकेंड ऑप्शन दिमित्री बाकानो एंड थर्ड ऑप्शन दिमित्री रोगोजिन एंड फोर्थ ऑप्शन अलेक्जेंडर नोवाक। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दिमित्री बाकानो। ये है दिमित्री बाकानो। तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपॉइंट किया दिमित्री बाकानो को क्या? न्यू डायरेक्टर जनरल कहाँ का? रशिया की जो स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस उसका। तो मिस्टर बाकानो टेक्स ओवर फ्रॉम यूरी बोरिसोव। किसका स्थान लिया? यूरी बोरिसोव का। इनका नेतृत्व कब तक था? 2022 से। और बिफोर दिस रोल, इस रोल से पहले बाकानो क्या सर्व कर रहे थे? डिप्टी मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ही वॉज द हेड ऑफ द गोनेट्स सैटेलाइट सिस्टम कंपनी फ्रॉम कब से? 2011 टू 2019। किसके पहले? जब वो डिप्टी मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं बने थे, तो उससे पहले उनका पोस्ट था ना, गोनेट सैटेलाइट सिस्टम कंपनी में हेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट इवेंट वॉज द जनजातीय युवा कुंभ ऑर्गेनाइज्ड? जनजातीय युवा कुंभ का आयोजन किसके तहत किया गया? फर्स्ट ऑप्शन नेशनल कल्चरल फेस्टिवल, सेकेंड ऑप्शन ट्राइबल फेस्टिवल, थर्ड ऑप्शन जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 एंड फोर्थ ऑप्शन यूथ महाकुंभ। राइट आंसर हो जाएगा जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025। तो जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 ऑर्गेनाइज किया गया अंडर द जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 में। और 2025 हैज बीन क्या डिक्लेयर किया गया है? जनजाति गौरव वर्ष। किसकी याद में? 150th बर्थ एनिवर्सरी थी बिरसा मुंडा जी की। तो उनके बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, डिक्लेयर किया गया है? जनजातीय गौरव वर्ष, राइट। एज पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन अ 5 डे जनजाति सांस्कृतिक समागम कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? महाकुंभ में। और कहीं पर 5 डे देखने को मिला, कहीं पर 6 डे, तो आप देख लीजिएगा। Over 8,000 tribal youth from across the country participated in जनजातीय युवा कुंभ। तो जनजातीय युवा कुंभ में देश भर से 8,000 से अधिक आदिवासी युवाओं ने भाग लिया। एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स दुर्गा दास यूके अर्ज द यूथ टू वर्क टुवर्ड सोशल हार्मनी एंड सेल्फ रिलायंस। तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके ने युवाओं को सामाजिक समरसता और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित किया। एंड ट्राइबल यूथ टुक अ प्लेस टू प्रोटेक्ट द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ ट्राइबल। तो जो आदिवासी युवा थे उन्होंने आदिवासी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा का संकल्प लिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिलीज द बुक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ दैट सेव्ड अस। तो जो पुस्तक है हार्ट एंड हीरोज लाइफ दैट सेव्ड अस का विमोचन किसने किया, किसने रिलीज किया? फर्स्ट ऑप्शन महबूबा मुफ्ती, सेकेंड ऑप्शन नरेंद्र मोदी, थर्ड ऑप्शन ओमर अब्दुल्ला एंड फोर्थ ऑप्शन फारूक अब्दुल्ला। राइट, ये हैं ओमर अब्दुल्ला। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओमर अब्दुल्ला। तो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं ओमर अब्दुल्ला। उन्होंने रिलीज किया बुक हार्ट एंड हीरोज लाइफ दैट सेव्ड अस।
ये पोइटिक नरेटिव है, इसमें फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में बताया गया है, लिखा गया है। और ये कब रिलीज किया गया, ये बुक 5 फरवरी के दिन किया गया। और इस बुक के किसके द्वारा लिखा गया, JKS ऑफिसर है कुलभूषण कुमार के द्वारा लिखा गया। कौन है, इनका प्रेजेंटली पोस्ट क्या है कुलभूषण कुमार जी का? डायरेक्टर है फाइनेंस एंड द डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट के, राइट। तो रिलीज किसने किया, ओमर अब्दुल्ला। और बुक के ऑथर कौन है, कुलभूषण कुमार, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंटी हेट क्राइम लॉ। तो एंटी हेट क्राइम लॉ के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया गया और क्या पूछा गया, करेक्ट। The Israel Parliament passed the tough anti-hate crime laws on Feb 6 to address a recent surge in anti-Semitism. तो इजरायली पार्लियामेंट ने 6 फरवरी को यहूदी विरोधी घटनाओं, जो यहूदी विरोधी जो घटनाएं होती हैं उनको बोला जाता है एंटी सेमिटिज्म, घटनाओं से निपटने से के लिए सख्त घृणा विरोधी अपराध कानून पारित किया गया। And second statement, the minimum sentence for less serious hate crimes such as giving a Nazi salute in public is 12 month jail. तो और कम गंभीर घृणा अपराधों के लिए न्यूनतम सजा 12 महीने की जेल है, जैसे सार्वजनिक रूप से नाजी सल्यूट वगैरह देना। एंड थर्ड स्टेटमेंट, द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर टेररिज्म ऑफेंस अंडर द न्यू लॉज इज अप टू 6 years जेल। तो आतंक अपराधों में दोषी पाए जाने वाले लोगों के लिए अधिकतम सजा 6 साल की जेल है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है फर्स्ट ऑप्शन 1 ओनली, सेकेंड ऑप्शन 2 ओनली, थर्ड ऑप्शन 2 and 3 एंड फोर्थ ऑप्शन 1, 2 and 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो किसने पास किया है एंटी हेट क्राइम लॉज, इजराइल पार्लियामेंट ने नहीं किया है, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने किया है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट, मिनिमम सेंटेंस के लिए लेस सीरियस हेट क्राइम से जैसे नाजी सल्यूट वगैरह देना, उसके लिए 12 मंथ की जेल हो सकती है। तो ये हमारा सही है। और अगर कोई टेररिज्म वाले जैसे ऑफेंस में इंडल्ज पाया जाता है उसको मैक्सिमम सजा कितनी दी जाएगी, अप टू 6 years। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 and 3। ये ध्यान में रखिएगा, इजराइल एंड ऑस्ट्रेलिया में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एंटी हेट क्राइम लॉज जो है ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने पास किया। एंटी हेट क्राइम लॉज टू क्या एड्रेस करता है, एंटी सेमिटिक इंसिडेंट, जो यहूदी विरोधी घटनाएं वहां पर हो रही हैं। और ये किस दिन पास किया गया, 6 फरवरी 2025 को। और ये लॉ प्रोवाइड करता है मिनिमम पेनल्टीज हेट एंड टेरर रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए। तो लॉ प्रोवाइड करता है 12 मंथ का प्रिजन सेंटेंस लेस सीरियस हेट क्राइम्स के लिए, जैसे पब्लिकली डिस्प्ले करना, नाजी सल्यूट वगैरह दिखाना देना। एंड लॉ प्रोवाइड करता है 6 years सेंटेंस फॉर दो जो पाए जाएंगे टेरर ऑफेंसेस में, उनको कितना सजा दिया जाएगा, 6 years सेंटेंस तक दिया जा सकता है। एंड गवर्नमेंट हेट क्राइम बिल वॉज इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट इन लास्ट ईयर 2024 में, ये पार्लियामेंट में पेश किया गया था। एंड ये बिल जो है क्रिएट करता है न्यू कैटेगरी के ऑफेंस, जो वायलेंस अगेंस्ट पीपल किसके बेसिस पे होता है, रेस के बेसिस पे, रिलीजन, नेशनैलिटी, नेशनल्स और एथनिक ओरिजिन, पॉलिटिकल ओपिनियन, सेक्स, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी एंड इंटरसेक्स स्टेटस के बेसिस पे, राइट। और स्टेट ऑफ न्यू साउथ वेल्स जो है वहाँ पर बहुत मोस्ट एंटी सेमिटिक अटैक्स देखने को मिलता है। लॉ विल ऑल्सो स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग हेटफुल स्पीच लॉज इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड विक्टोरिया, वहाँ पर ये स्ट्रेंथन प्रोवाइड करेगा ये लॉ आ जाने से। ये सब कुछ वही है, लॉन्ग में वहाँ पर शॉर्ट में बता दिया गया सब कुछ। तो ऑस्ट्रेलिया जो है उसका कैपिटल क्या है, कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, कैनबरा। और लार्जेस्ट सिटी क्या है, सिडनी है मेट्रोपॉलिटन में। और मेलबर्न क्या है, अर्बन में सबसे बड़ा है। और सबसे लार्जेस्ट सिटी बताने के पीछे यही एम रहता है कि कोई भी कॉन्फ्रेंसेस होता है, मीटिंग होता है उस कंट्री में, तो या फिर कैपिटल में हो जाता है, फिर जो लार्जेस्ट सिटी रहती है मेलबर्न, सिडनी, तो आप जान लीजिए। और मेलबर्न क्या है, अर्बन एरिया में सबसे बड़ा है। और अगर मेट्रोपॉलिटन का माने तो सिडनी सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिटी है वहाँ पर। एंड करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर कौन है ऑस्ट्रेलिया के, एंथनी एल्बनीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द डिफेंस मिनिस्ट्री साइंड कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 10,147 crore रुपीज़ फॉर पिनाका अम्यूजन।
तो रक्षा मंत्रालय ने पिनाका गोला बारूद के लिए 10,147 करोड़ के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। सेकंड स्टेटमेंट, द कॉन्ट्रैक्ट वर इंक्ड विद इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड एंड म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड। अनुबंध इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड और म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के साथ किए हैं। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर पूछा गया फर्स्ट ऑप्शन नाइदर 1 नॉर 2, सेकंड ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 एंड थर्ड ऑप्शन ओनली 1, फोर्थ ऑप्शन ओनली 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किए कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपीस का? 10,147 करोड़ रुपीस का किया गया है। किसके लिए? पिनाका एम्यूजन के लिए। कब किया गया? 6 फैब के दिन किया गया। और कॉन्ट्रैक्टेड कंपनी कौन है? इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड और म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड है। इसके पीछे पर्पज क्या है? प्रोक्योरमेंट, खरीद करना वेरियस टाइप ऑफ एम्यूनिज्म का फॉर द आर्मीज पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के लिए। और जो एम्यूजन प्रोक्योर्ड कर लिए गए हैं उसका नाम क्या है? एरिया डिनायल म्यूनिशन एडीएम टाइप 1 और हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रैगमेंटेड HEPF MK1 इनहैंस्ड रॉकेट। और इसका बेनिफिट क्या होगा? जो पिनाका सिस्टम है उसका रेंज इनहैंस होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द 5th ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया एंड स्पेन टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली ऑन Feb 6, 2025। तो भारत और स्पेन के रक्षा मंत्रालयों के बीच संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक 6 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। एंड सेकंड स्टेटमेंट, द मीटिंग वाज को-चेयर्ड बाय ज्वाइंट सेक्रेटरी इंटरनेशनल कोऑपरेशन श्री अमिताभ प्रसाद एंड स्पेशल एडवाइजर ऑन डिफेंस डिप्लोमेसी टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ डिफेंस पॉलिसी ब्रिगेडियर जनरल पाउलो गार्सिया डियोगो। बैठक की जो सह अध्यक्षता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव श्री अमिताभ प्रसाद और रक्षा नीति के महासचिव रक्षा कूटनीति पर विशेष सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल पॉलिनो गार्सिया डियोगो ने की। तो सिलेक्ट द इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर पूछा गया फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन नाइदर 1 नॉर 2, सेकेंड ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 एंड थर्ड ऑप्शन ओनली 1, फोर्थ ऑप्शन ओनली 2। तो 5th ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है किसके बीच में? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया एंड स्पेन के बीच में हुई। और कब हुई? 6 फरवरी के दिन हुई। कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली में हुई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इसको चेयर किसके द्वारा किया गया? अमिताभ प्रसाद और पॉलिनो गार्सिया डियोगो के द्वारा किया गया। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2? नहीं, इनकरेक्ट आंसर पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर 1 नॉर 2, राइट। तो 5th ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग किसके बीच में? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया एंड स्पेन के बीच में हुई। और कब हुई? 6 फैब 2025 को हुई। कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। और डिस्कशन का पॉइंट क्या रहा? रिव्यू ऑफ ऑन गोइंग बाईलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन एक्टिविटीज। तो द्विपक्षीय रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की गई एंड प्लान फॉर मल्टीपल ज्वाइंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन द मैरीटाइम डोमेन। तो समुद्री क्षेत्र सहित विभिन्न संयुक्त गतिविधियों की योजना पर डिस्कशन हुआ। एंड फोकस एरिया क्या रहा? क्लोजर कोलैबोरेशन इन डिफेंस। तो रक्षा क्षेत्र में निकट सहयोग हो एंड पर्टिकुलरली इन टेक्नोलॉजी एंड आर्मामेंट प्रोडक्शन एरिया। तो विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और आयुध उत्पादन क्षेत्रों में। और को चेयरपर्सन कौन? बता ही दिया गया है, ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन अमिताभ प्रसाद एंड स्पेशल एडवाइजर ऑन डिफेंस डिप्लोमेसी टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ डिफेंस पॉलिसी ब्रिगेडियर जनरल पॉलिनो गार्सिया डियोगो, राइट। Next question, with reference to the first national bamboo conference, which of the following statement is are correct? तो correct statement पूछा गया है, क्या होगा? फर्स्ट है the first national bamboo conference will be held in Diktil, Kotang on Feb 27 to March 21। तो प्रथम राष्ट्रीय बांस सम्मेलन 27 फरवरी से 21 मार्च तक डिक्टिल खोतांग में आयोजित किया जाएगा। ये कहाँ है? नेपाल में है। द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज वेयर देयर इज बैम्बू देयर इज लाइफ, वेयर इज लाइफ देयर इज बैम्बू। तो सम्मेलन की थीम जहां बांस है वहां जीवन है और जहां जीवन है वहां बांस है। Select the correct answer from the codes given below. First option neither 1 nor 2, second option both 1 and 2 and third option only 1 and fourth option only 2। तो right answer क्या हो जाएगा? फर्स्ट
नेशनल बैम्बो कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ पे हेल्ड होगा, डिक्टल खोटांग में होगा, ये सही है, लेकिन Feb 27 से मार्च 21 तक नहीं होगा, 27 से 1 मार्च तक होगा। एंड तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और यहाँ करेक्ट आंसर पूछा गया है। तो थीम क्या है कॉन्फ्रेंस का, वेयर देयर इज बैम्बू देयर इज लाइफ, वेयर इज लाइफ देयर इज बैम्बू। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। फर्स्ट नेशनल बैम्बो कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ पर हेल्ड होगा, डिक्टल खोटांग में होगा, और कहाँ पर कब तक, 27 Feb से 1 मार्च तक। और कॉन्फ्रेंस का एम क्या है, इस्टेब्लिश बैम्बो एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ नेपाल ग्रीन इकोनॉमी। तो जो सम्मेलन है उसका एम है बांस को नेपाल की हरित अर्थव्यवस्था का आधार बनाना है। ऑर्गेनाइजर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर एंड ग्रीन बैम्बो क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड है। और थीम बताया ही गया है, वेयर देयर इज बैम्बू देयर इज लाइफ, वेयर इज लाइफ देयर इज बैम्बू। तो नेपाल राष्ट्र बैंक गवर्नर ने हाईलाइट किया है बैम्बू के पोटेंशियल को जो प्रमोट करेगा ग्रीन इकोनॉमी को। एंड फॉर्मर इन्वायरमेंट मिनिस्टर गणेश शाह ने एम्फेसाइज किया है बूस्टिंग बैम्बू बेस्ड इंडस्ट्री को। और डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने कहा है कि जो मार्केटिंग की जाएगी नेपाल की बैम्बू का किसके, कौन से ब्रांड के तहत, हिमालयन बैम्बू ब्रांड के तहत। एंड नेपाल में 81 स्पीसीज है बैम्बू की और 19% ऑफ ग्लोबल बैम्बू कवरेज। तो नेपाल में बांस की 81 प्रजातियां हैं, जो वैश्विक बांस कवरेज का कितना है, 19% है। और बैम्बू क्या है, फास्ट ग्रोइंग प्लांट है दैट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो बांस तेजी से बढ़ने वाला पौधा है जो आर्थिक समृद्धि में योगदान दे सकता है। पहले अपने यहाँ बैम्बू जो था वो ट्री के कैटेगरी में आता था, फिर बाद में प्लांट के कैटेगरी में कर दिया गया, जिससे कि सब इसको इकॉनमी बहुत बूस्ट हो सके। और बैम्बू प्रोडक्ट जो है ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक आइटम्स का, तो बांस उत्पाद जो है वो प्लास्टिक वस्तुओं के विकल्प हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस रिकर्व इवेंट एट द 38th नेशनल गेम्स। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों के रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता। फर्स्ट ऑप्शन जुएल सरकार, सेकंड ऑप्शन इंदिरा चंद, थर्ड ऑप्शन तरुणदीप राय एंड फोर्थ ऑप्शन जयंत तालुकदार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तरुणदीप राय। और जुएल सरकार ने गोल्ड मेडल जीता और इंदिरा चंद ने सिल्वर मेडल, और तरुणदीप राय ने ब्रॉन्ज मेडल। 38th नेशनल गेम कहाँ हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है। 4 टाइम ओलंपियन आर्कर तरुणदीप राय कहाँ के हैं, सिक्किम के हैं, और कौन सा मेडल जीते, ब्रॉन्ज मेडल। किसमें, मेंस रिकर्व इवेंट में। और जुएल सरकार कहाँ के हैं, वेस्ट बंगाल के, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और वहीं पर इंदिरा चंद कहाँ की हैं, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड से, और कौन सा मेडल जीते, सिल्वर मेडल। और उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज के नीरज कुमार ने पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कौन सा मेडल जीते, स्वर्ण पदक। एंड ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर कहाँ की हैं, मध्य प्रदेश की हैं, और कौन सा मेडल जीती, सिल्वर। वहीं पर स्वप्निल सुरेश कुशले महाराष्ट्र के हैं, और कौन सा मेडल इनके हाथ आया, ब्रॉन्ज मेडल। और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में हरियाणा की सुरुचि एंड प्रमोद ने गोल्ड मेडल जीता, वहीं पर राजस्थान सिल्वर मेडल और महाराष्ट्र को मिला ब्रॉन्ज मेडल, राइट। Concentration check question for you. Question is, who is the author of the book Hearts and Heroes Lives That Saved Us? तो ये जो पुस्तक है हार्ट एंड हीरोज लाइफ दैट सेव्ड अस, किसने लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन ओमर अब्दुल्ला, सेकंड ऑप्शन कुलभूषण कुमार, थर्ड ऑप्शन फारूक अब्दुल्ला एंड फोर्थ ऑप्शन नरेंद्र मोदी। राइट आंसर क्या है आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।